दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल ये दोनों तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं। जब हम या तो इंजीनियर हो या फिर टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, जब तो अगर हम इंटरव्यू देते हैं इससे रिलेटेड तो अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन इससे किए जाते हैं। आरटीडी से रिलेटेड, थर्मोकपल से रिलेटेड अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम आरटीडी और थर्मोकपल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो बनाए इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे। तो इसमें हम समझेंगे कि आरटीडी और थर्मोकपल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीडी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उसको हम कैसे किस तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आरटीडी क्या होता है। तो अगर आरटीडी से क्वेश्चन किया जाएगा तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि आरटीडी क्या होता है या फिर आरटीडी कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि आरटीडी क्या होता है तो इसका आंसर ये होता है कि आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। कहीं कहीं पे आरटीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है जिसमें मेटल यानी कि ज्यादातर प्लेटिनम यूज किया जाता है। तो जिसमें मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है। इसे चेंज इन रेजिस्टेंस से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। यानी टेम्परेचर क्या है कि आरटीडी क्या है कि एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होता है जो कि इंडस्ट्री में टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो और ये क्या करता है कि मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है उसके चेंजिंग के बेस पे ये टेम्परेचर को मेजर करता है। यानी जैसे जैसे अगर जहाँ पे हम सेंसर लगाते हैं आरटीडी को तो उस जगह का अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है तो आरटीडी का रेजिस्टेंस जो होता है वो भी चेंज होता है। तो उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वहाँ का टेम्परेचर होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आरटीडी जो है यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि इंडस्ट्रियल में यानी किसी प्रोसेस का, चाहे वो लिक्विड हो चाहे कुछ और हो, तो उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आरटीडी का यूज किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका वर्किंग तो आप यहाँ पे वर्किंग बता सकते हैं कैसे ये काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कि आरटीडी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए आरटीडी जो होता है वो एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस चेंजिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अब रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विथ टेम्परेचर। यानी कि दोस्तों आरटीडी जो हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो डिवाइस है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में आरटीडी का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से जो हमारे आरटीडी होता है जब हम कहीं प्रोसेस में लगाते हैं वहां का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तो जैसे जैसे उस प्रोसेस का टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है तो आरटीडी का में जो मेटल होता है यानी जो प्लेटिनम होता है तो उसका भी रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। और जैसे प्रोसेस का टेम्परेचर हमारा डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम होता है। तो इसी हिसाब से इस प्रिंसिपल पे ही आरटीडी जो होता है वो काम करता है। तो यानी कि जो आरटीडी जो होता है वो रेजिस्टेंस चेंजिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी में कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं कि आरटीडी में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो देखिए मोस्टली जो यूज किया जाता है ज्यादातर वो होता है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जैसे कि PT100, PT1000 इस टाइप के आपके आरटीडी आपने सुना होगा कि आरटीडी PT100, आरटीडी PT1000। तो ये जो PT100 में PT का जो मतलब होता है वो होता है प्लेटिनम। तो मोस्टली जो होता है वो प्लेटिनम ही यूज किया जाता है आरटीडी में। और कभी कभी निकेल और कॉपर भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो होता है वो प्लेटिनम यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी में 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर कनेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आपको पता हो कि आरटीडी जो होता है वो 3 कैटेगरी में 3 टाइप के आते हैं, 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन वाले, 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन वाले और 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो ये 3 टाइप के आते हैं और अलग अलग जगह पे इसका यूज होता है। तो अगर इसमें पूछा जाए आपसे
आपसे पहले तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि कितने टाइप के होते हैं आरटीडी वायरिंग के हिसाब से, तो आपको बताना है कि 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन, 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन और 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या होता है कि आरटीडी में 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर कनेक्शन वाले में क्या डिफरेंस है। तो देखिए 2 वायर वाला जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन लीड वायर रेजिस्टेंस एरर देता है। लीड वायर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो लीड वायर होता है आरटीडी का, जो लीड वायर होते हैं जो सेंसर से कनेक्ट रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एरर आता है। लीड वायर जो उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको जैसे जो मेजर्ड वैल्यू होता है जो है उसमें एरर आता है, एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो ये होता है 2 वायर वाले केस में, और इसमें 2 ही वायर यूज किया जाता है। और जो 3 वायर वाले होते हैं, तो 3 वायर वाले में क्या होता है कि लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है काम। तो ये क्या होता है कि 3 वायर में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वायर हम यूज करते हैं, जैसे आरटीडी में एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है। तो 3 वायर वाले में क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वायर हम बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो लीड वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कंपनसेट कर देता है बहुत हद तक। और 4 वायर वाला जो होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है, और इसका यूज होता है वो ज्यादातर लैब एप्लीकेशन में होता है। और इसमें क्या होता है कि 4 वायर वाले में कि 2 वायर जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक वायर नेगेटिव रेजिस्टेंस कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वायर दिया जाता है, एक पॉजिटिव वायर भी एक एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि 4 वायर हो जाता है। तो 4 वायर वाला जो होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है, इसीलिए। और ये 4 वायर वाला जो होता है वो महंगा भी पड़ता है। तो अगर 2 वायर 3 वायर वाले में अंतर हो तो आप बता सकते हैं कि 2 वायर वाले में 2 वायर का यूज किया जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो लीड वायर होता है उनको रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस एरर की वजह से इसकी जो वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू जो होता है वो भी इनएक्यूरेट आता है, यानी कि एक्यूरेट नहीं आता है, लीस्ट एक्यूरेट होता है, यानी कि कम एक्यूरेट होता है। और 3 वायर वाले में क्या होता है कि 2 वायर वाले की तुलना में इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट होती है, यानी कि लगभग एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसमें लीड वायर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है एक एक्स्ट्रा वायर बढ़ा देने से। और 4 वायर वाला जो होता है वो पूरा एक्यूरेट होता है, और इसमें 4 वायर का यूज किया जाता है। तो चलिए ये हो गया। अब 5वां जो क्वेश्चन है कि थर्मोकपल क्या होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि आरटीडी जो होता है वो भी टेम्परेचर सेंसर है, उसी तरीके से थर्मोकपल भी एक सेंसर होता है। तो थर्मोकपल जो होता है दोस्तों वो 2 अलग अलग मेटल के जंक्शन से बना एक टेम्परेचर सेंसर है। जब दोनों जंक्शन के टेम्परेचर में फर्क होता है तो ईएमएफ यानी कि एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट होता है जो टेम्परेचर के अनुपात में होता है। तो ये होता है थर्मोकपल। थर्मोकपल माने थर्मल, साथ अलग अलग इसको करेंगे थर्मल और कपल, यानी कि थर्मोकपल एक ऐसा टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होता है जो 2 अलग अलग मेटल के जंक्शन से बना होता है। 2 अलग अलग मेटल के जंक्शन यानी कि 2 अलग अलग टाइप के मेटल होंगे, उनको जोड़ के एक जंक्शन बनाया जाता है, और उसको प्रोसेस एरिया में जब एंटर लगाते हैं तो उनके बीच में एक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक वोल्टेज जनरेट होता है, यानी कि ईएमएफ जनरेट होता है। और वो जो वोल्टेज जो होता है वो टेम्परेचर के अनुपात में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ते जाएगा, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उस हिसाब से वहां पर वोल्टेज और ज्यादा जनरेट होता जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करके टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये थर्मोकपल होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब थर्मोकपल यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए जिस तरीके से आरटीडी जो है वो रेजिस्टेंस चेंजिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो थर्मोकपल जो होता है ये सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब सीबेक इफेक्ट क्या होता है कि जब 2 डिसिमिलर मेटल यानी कि 2 अलग अलग टाइप के जो मेटल होते हैं इनके जंक्शन में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ईएमएफ जनरेट होती है। ये प्रिंसिपल है सीबेक इफेक्ट का। ये सीबेक इफेक्ट जो होता है वो ये बताता है कि जब हम 2 अलग अलग टाइप के मेटल को जोड़ के एक जंक्शन बनाए तो जंक्शन पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो वहां पे एक ईएमएफ यानी कि एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट होती है। तो ये है सीबेक इफेक्ट, और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है थर्मोकपल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन थर्मोकपल टाइप्स और उनकी रेंज, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि थर्मोकपल कितने टाइप्स के होते हैं और उनका मेजरिंग रेंज क्या होता है। तो आपको मोस्टली उतने याद रख लें जो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वैसे तो इससे भी ज्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसको आपको कॉमन टाइप्स बता देना है, उसके रेंज आपको बता देना है। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे टाइप जे हो गया, यानी जे टाइप थर्मोकपल। तो इसमें मटेरियल जो होते हैं वो आयरन इनकस्टेशन होते हैं। इसका जो रेंज होता है -40 डिग्री से लेके 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है के टाइप। तो जो के टाइप के जो थर्मोकपल होते हैं उनके अंदर का जो मटेरियल होता है, उसको जिस मटेरियल से बनाया गया रहता है, जो दो अलग अलग टाइप के जो मेटल होते हैं वो होता है क्रोमल, एक होता है एलुमल। तो ये क्रोमल यानी क्रोमियम का से निकाला हुआ रहता है, या एलुमल मतलब एल्युमिनियम के साथ में कुछ और मिक्स करके इसको बनाया गया रहता है। तो ये क्रोमल और एलुमल के दो डिसिमिलर मेटल होते हैं, इन्हीं दोनों को जोड़ के बनाया जाता है के टाइप का थर्मोकपल। तो ये जो के टाइप का जो थर्मोकपल है, इनका मेजरिंग रेंज जो होता है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे 4-5 जो टाइप होते हैं उसको आप याद कर सकते हैं, उनका रेंज याद कर सकते हैं ताकि आप आसानी से बता सकें। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी और थर्मोकपल में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन जरूर किया जाता है कि आरटीडी और थर्मोकपल में बेसिक अंतर क्या है। तो देखिए आरटीडी जो होता है वो आरटीडी रेजिस्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, और थर्मोकपल जो होता है वो ईएमएफ प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपका डिफरेंस हो गया। और दूसरा ये डिफरेंस होता है कि आरटीडी एक्यूरेट होता है, यानी कि आरटीडी जो वैल्यू मेजर करता है टेम्परेचर का वो एक्यूरेट मेजर करता है, लेकिन लिमिटेड रेंज के लिए होता है। इसका जो मेजरिंग रेंज जो होता है आरटीडी का वो कम होता है, लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका रहता है। और थर्मोकपल जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल होता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता है आरटीडी के इतना। तो ये डिफरेंस होता है आरटीडी में और थर्मोकपल में। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल का आउटपुट किस यूनिट में मिलता है। तो दोस्तों थर्मोकपल जो होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, तो उसका आउटपुट किस यूनिट में देता है। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो मिली वोल्ट में होता है। कहीं कहीं पे माइक्रो वोल्ट भी बोल दिया जाता है, लेकिन उसका जो आउटपुट जो होता है वो मिली वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ये मिली वोल्ट आप बता सकते हैं कि थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो मिली वोल्ट में होता है। उसी मिली वोल्ट से हम जो टेम्परेचर में उसका जो थर्मोकपल का जो चार्ट होता है उसे हम कंपेयर करके मिला लेते हैं कि कितना वहां का टेम्परेचर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरटीडी का आउटपुट किस यूनिट में होता है। तो देखिए आरटीडी का जो आउटपुट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम ओम में मेजर करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होता है आरटीडी में। मेन प्रिंसिपल यही होता है कि रेजिस्टेंस चेंजिंग पे वो काम करता है, तो इसीलिए उसका आउटपुट जो होगा वो ओम में होता है, रेजिस्टेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीडी को किस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन इस तरीके से होता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी C&I इंजीनियर से इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आरटीडी या फिर थर्मोकपल जो होता है वो उनको किस अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए आरटीडी जो होता है उसको IEC, ये एक स्टैंडर्ड होता है IEC 60751। इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, जिसमें क्लास A होता है, क्लास B होता है और क्लास C होता है। और ये क्लास A, क्लास B, क्लास C जो होता है वो उसके एक्यूरेसी को डिफाइन करता है आरटीडी को। तो इसके स्टैंडर्ड जो आरटीडी का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है IEC 60751। इसी स्टैंडर्ड से हम आरटीडी को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हो गया क्लास A। तो क्लास A में आपका इस तरीके से रहता है, इसका एक्यूरेसी यहाँ पे ±0.15 ऐसे इस तरीके से यहाँ पे रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन यानी कि CJC क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन का कंपनसेशन वर्ड, ये ज्यादातर इंजीनियरिंग क्वेश्चन है। तो देखिए CJC यानी कि कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, इसका ये शॉर्ट नेम होता है CJC, एक रिफरेंस टेम्परेचर होता है। देखिए क्या होता है कि थर्मोकपल में दो जंक्शन होते हैं, एक हार्ड जंक्शन, एक कोल्ड जंक्शन। यानी कि थर्मोकपल जो बनता है तो दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ के बनाया जाता है। तो जहाँ पे हम उसको जोड़ते हैं
तो उसमें एक जंक्शन अलग हो जाता है, एक दूसरा एक और जंक्शन बनता है। तो एक हॉट जंक्शन रखा जाता है, एक कोल्ड जंक्शन रखा जाता है। तो कोल्ड जंक्शन को हम रिफरेंस जंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन एक रिफरेंस टेम्परेचर होता है, वहां पे रिफरेंस टेम्परेचर हम उसको लेते हैं जहां से थर्मोकपल सिग्नल को कंपेयर किया जाता है। इसके बिना सही टेम्परेचर नहीं मिलता है। जैसे कि क्या होता है, कोल्ड जंक्शन जो होता है वो एक रेफरेंस होता है, उसी से कंपेयर करके हम हॉट जंक्शन से टेम्परेचर को कैलकुलेशन किया जाता है। तो बिना उसके हम कंपेयर किए हम सही टेम्परेचर नहीं निकाल सकते। तो यूजुअली ट्रांसमीटर या इंडिकेटर में इनबिल्ट सीजेसी होता है, तो इसीलिए उसका कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन के लिए एक इनबिल्ट उसमें सीजेसी लगा रहता है, जो उसका कंपनसेट कर देता है। कोल्ड जंक्शन जो टेम्परेचर जो होता है रेफरेंस टेम्परेचर, उसको कंपनसेशन करना इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम सही टेम्परेचर कैलकुलेट कर सके। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आप इसको ये जरूर पता होना चाहिए कि आरटीडी या फिर थर्मोकपल का जो कैलिब्रेशन होता है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए, आरटीडी अगर आपने किया होगा तब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कैसे किया जाता है, लेकिन बताने का तरीका आपका सही होना चाहिए। तो देखिए, आरटीडी को एक टेम्परेचर बाथ में स्टैंडर्ड थर्मोमीटर के साथ कंपेयर करके रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। तो टेम्परेचर बाथ एक होता है, उसमें क्या करते हैं, उस टेम्परेचर बाथ को जो होता है वो ओवन भी बोलते हैं इंडस्ट्री में, वो वहाँ पे एक हीट जनरेट होता रहता है। तो उसमें आरटीडी को इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम फील्ड में लगाते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, वैसे ही वहाँ पे हम टेम्परेचर बाथ यानी ओवन में हम इसको डालेंगे, आरटीडी को इंसर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड थर्मामीटर एक लगा रहता है उसके साथ में, जो वहाँ का एक्चुअल टेम्परेचर बताता है कि जो टेम्परेचर बाथ यानी ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो उसको जो स्टैंडर्ड थर्मामीटर है उसके साथ में हम कंपेयर करके रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। यानी कि हम एक स्टैंडर्ड हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे टेम्परेचर बाथ में और उसको एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर में साथ में चेक करेंगे और फिर उसके बाद आरटीडी का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि जो उतना टेम्परेचर हम टेम्परेचर बाथ यानी ओवन में अप्लाई किए हैं उतना ही टेम्परेचर आरटीडी हमारा मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको रेजिस्टेंस नाप के और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं उसका टेम्परेचर। तो इसी हिसाब से इसका कैलिब्रेशन किया जाता है आरटीडी का। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों थर्मोकपल का भी कैलिब्रेशन का सेम प्रोसेस है, उसको भी टेम्परेचर बाथ यानी कि ओवन में इंसर्ट करके हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसमें अप्लाई करते हैं और उसके साथ में एक रेफरेंस थर्मोकपल या टेम्परेचर डिस्प्ले में हम उसको देखते हैं और उसके बाद थर्मोकपल में हम मिली वोल्ट का रीडिंग जो है उसको हम चेक करते हैं कितना मिली वोल्ट दे रहा है और उस मिली वोल्ट के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर देखते हैं उसके चार्ट के द्वारा और इससे पता चल उससे कंपेयर कराते हैं जो टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड थर्मोकपल में दिखा रहा है उसके साथ में और जो थर्मोकपल दे रहा है उसके साथ में कैलकुलेट कंपेयर करते हैं और अलग अलग रीडिंग लेते हैं। यानी कि टेम्परेचर कम ज्यादा कर करके हम बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और थर्मोकपल के साथ में उसका कंपेयर करते जाएंगे। तो इस तरीके से थर्मोकपल का भी कैलिब्रेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीडी और थर्मोकपल किस ट्रांसमीटर से कनेक्ट होते हैं। तो देखते हैं कि आरटीडी जो होता है वो थर्मोकपल जो होता है कहीं भी लगा रहता है तो इसके साथ में एक ट्रांसमीटर भी लगाया जाता है जो कि इसकी वैल्यू को ट्रांसमिट करके पीएलसी या फिर डीसीएस तक पहुंचाता है। क्योंकि आरटीडी और थर्मोकपल ये इक्वली सेंसर होते हैं टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, तो इनके साथ में ट्रांसमीटर लगाना जरूरी होता है या फिर कंट्रोलर लगे होते हैं इनके टेम्परेचर को दिखाने के लिए। तो और अगर हमको पीएलसी या फिर डीसीएस में टेम्परेचर देखना हो तो उसके साथ में आरटीडी और थर्मोकपल के साथ साथ में एक ट्रांसमीटर यानी कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाया जाता है, टीटी लगाया जाता है। तो देखिए आरटीडी जो होता है उसके साथ में आरटीडी या फिर रेजिस्टेंस इनपुट ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। यानी कि एक ऐसा टीटी ट्रांसमीटर होता है जिसका इनपुट में आरटीडी या फिर रेजिस्टेंस हम देते हैं और इसका आउटपुट जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पीयर उसका आउटपुट होता है।
तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए कि आरटीडी और थर्मोकपल में किस ट्रांसमीटर से कनेक्ट करते हैं, तो अगर आरटीडी आपको कनेक्ट करना होगा तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपको ट्रांसमीटर है उसका इनपुट जो है वो आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस होना चाहिए। और अगर थर्मोकपल है तो थर्मोकपल के लिए आपका जो ट्रांसमीटर है उसका इनपुट आपका वोल्टेज होना चाहिए, यानी कि मिली वोल्ट आपका इनपुट होना चाहिए। तो मिली वोल्ट इनपुट वाला आपका ट्रांसमीटर थर्मोकपल से कनेक्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस यानी कि आरटीडी इनपुट वाला ट्रांसमीटर के साथ में हम आरटीडी कनेक्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर आरटीडी ओपन हो जाए तो क्या सिग्नल मिलेगा। जैसे कि आपका आरटीडी है, फील्ड में लगा हुआ है, आपका पीएलसी या डीसीएस से कनेक्ट है, और अचानक से आपका आरटीडी जो होता है वो फेल हो जाए किसी वजह से, या फिर खराब हो जाए, ओपन हो जाए, तो क्या सिग्नल मिलेगा। तो देखिए, अगर आरटीडी फेल होने के केस में या फिर ओपन होने के केस में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें मिलने लगेगा, और ट्रांसमीटर ओवर रेंज यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर शो करता है। तो ये होता है अगर आरटीडी आपका फेल हो जाए या फिर ओपन हो जाए। तो उसी तरीके से कि अगर थर्मोकपल ओपन हो जाए तो क्या सिग्नल मिलेगा। तो देखिए, ओपन होने पे नो वोल्टेज मिलता है। अगर ये चीज आपको दोस्तों ध्यान देना है, ये आपको जो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत किया जाता है जो आपको देखने में आसान लगता है, लेकिन ये काफी क्रिटिकल होता है। तो देखिए, अगर थर्मोकपल ओपन हो जाए तो ओपन होने पे उसमें नो वोल्टेज मिलता है, यानी कि जो आउटपुट थर्मोकपल वोल्टेज देता है तो उसमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, और इंडिकेटर एक फिक्स्ड हाई वैल्यू यानी एरर दिखाता है। जो इंडिकेटर होगा या फिर ट्रांसमीटर जो होगा उसका, वो एक फिक्स्ड वैल्यू दिखाएगा और बहुत हाई वैल्यू दिखाएगा, यानी जो वो नहीं देता उतना बहुत मैक्सिमम हाई वैल्यू दिखाएगा और वो एरर रहेगा। तो ये इस तरीके से जो होता है आता है अगर थर्मोकपल फेल हो जाए तो। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी में लीड वायर रेजिस्टेंस एरर को कैसे मिनिमाइज करता है। तो देखिए, आरटीडी में जैसे कि आप जानते हैं कि लीड वायर रेजिस्टेंस जो होता है उसको वैसे एरर आता है, तो उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं इसके अगर पूछा जाए तो देखिए, 3 वायर या फिर 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन यूज करके लीड वायर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। जैसा कि शुरू में ही हमने डिफरेंस बताया था 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर वाले में। तो हम जनरली जो 2 वायर वाले जो आरटीडी होते हैं वो सस्ता होता है और आसान होता है उसको यूज करना, लेकिन 2 वायर वाले में क्या होता है कि जो लीड के वायर होते हैं, लीड वायर का जो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एरर आता है मेजर्ड वैल्यू में। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन या फिर 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि लीड वायर का रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीडी और थर्मोकपल दोनों में कौन सा ज्यादा लीनियर होता है। तो लीनियर का मतलब होता है दोस्तों जो सही मेजर करता है, सही मेजरमेंट देता हो, जो एकदम जैसे इनपुट के हिसाब से आउटपुट भी एकदम करेक्ट देता हो, तो उसको हम बोलते हैं। तो देखिए, आरटीडी का जो आउटपुट होता है वो ज्यादा लीनियर होता है, जबकि थर्मोकपल का आउटपुट जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। तो आरटीडी के कंपैरिजन में जो थर्मोकपल जो होता है इनका जो आउटपुट होता है वो नॉन लीनियर होता है। तो सबसे एक्यूरेट और लीनियर जो होता है वो होता है आरटीडी का आउटपुट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल यूज में आरटीडी और थर्मोकपल का सिलेक्शन किस बेस पे होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आरटीडी का सिलेक्शन या चाहे थर्मोकपल का सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जाता है कि हम आरटीडी कहाँ यूज करते हैं या थर्मोकपल का यूज कहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं। तो देखिए, अगर एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन रेंज कम है तो उस केस में आप आरटीडी यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेसी ज्यादा अगर महत्व देना है तो हम आरटीडी का यूज करते हैं। और अगर हमें हाई टेम्परेचर रेंज और फास्ट रिस्पांस चाहिए तो उस केस में हम यूज करते हैं थर्मोकपल। तो ये आपको यहाँ पे नोटिस करना है ये दोनों चीज, कि अगर जो आरटीडी जो होता है वो एक्यूरेट होता है, लीनियर होता है, इसीलिए ऐसे प्रोसेस में जहाँ पे हमें एक्यूरेसी एकदम महत्वपूर्ण होता है, जो जरूरी होता है एक्यूरेसी और क्रिटिकल प्रोसेस होता है, तो वैसे केस में हमें आरटीडी यूज करना चाहिए और आरटीडी यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर का रेंज हो और रेस्पॉन्स फास्ट चाहिए। रेस्पॉन्स फास्ट मतलब कि इनपुट और चेंज होता है तो फास्ट आउटपुट भी फास्ट चेंज होगा। तो वैसे केस में
जो होता है वो हम थर्मोकपल का यूज करते हैं। तो ये आपका होना सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, इसी बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल को। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी का टेम्परेचर मेजरिंग रेंज कितना होता है। तो देखिए आरटीडी जो होता है उसका टेम्परेचर रेंज जो एक बात करें तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 600 डिग्री या फिर 650 डिग्री तक होता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आरटीडी का एक नॉर्मल मेजरिंग रेंज होता है। उसी तरीके से थर्मोकपल का भी रेंज आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोकपल का क्या रेंज होता है। तो थर्मोकपल का दोस्तों अलग अलग टाइप होते हैं, उनके अलग अलग रेंज होते हैं। तो आपको वो याद, पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कौन से टाइप का कितना रेंज होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरटीडी में टेम्परेचर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बहुत जरूरी भी है आपके लिए भी, और इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो उसके लिए भी कि आरटीडी जो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो उसके द्वारा टेम्परेचर को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंजिंग के हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसका बेसिक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम कैलेंडर वन डोसन इक्वेशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ में आप नहीं आता है जल्दी, लेकिन साधारण तौर पे क्या होता है कि कम टेम्परेचर पे जो सिंप्लीफाइड फार्मूला यूज किया जाता है वो ये होता है कि यहाँ पे T इज इक्वल टू ब्रैकेट में RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई अल्फा R0। यहाँ पे ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से हम रेजिस्टेंस से टेम्परेचर का कैलकुलेशन करते हैं। अब ये फार्मूला में क्या होता है कि T यहाँ पे जो होता है T यानी कि टेम्परेचर, यानी हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे RT होता है, तो RT मतलब ये होता है कि अभी जो टेम्परेचर आ रहा है जो उस पे कितना रेजिस्टेंस है, यानी आरटीडी का अभी रेजिस्टेंस कितना आ रहा है जो प्रोसेस टेम्परेचर पे, और माइनस R0 का मतलब ये होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रेजिस्टेंस है उस आरटीडी का। तो ये होता है, और डिवाइडेड बाई अल्फा R0। अल्फा जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है आरटीडी का। तो ये जो अल्फा की जो वैल्यू होता है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हमारा प्लेटिनम का आरटीडी अगर होता है, मोस्टली तो यही होता है, तो प्लेटिनम के केस में आरटीडी के लिए जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.00385 ओम प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका होता है प्लेटिनम के लिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ में जो रेजिस्टेंस जो बढ़ता है, तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो वो जो प्लेटिनम आरटीडी जो होता है उनके लिए जो इसका कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.00385 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया, और R0 का मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला आता है, इसी फार्मूले से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि इसका अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ साथ में लीनियर होता है। तो आरटीडी का जो अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप जो होता है वो टेम्परेचर के साथ में लीनियर होता है, और हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस जो बदलता है वो 0.385 ओम बढ़ता है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हर ओम पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, यानी हर ओम रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 2.59 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। तो ये भी आप यहाँ पे दो चीज हमने यहाँ पे जो मेंशन किया है आप इसको याद कर सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये फार्मूला है आप इस फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा कि आप बताइए कि इतना अगर 115 रेजिस्टेंस आ रहा है एक आरटीडी का, तो 115 रेजिस्टेंस पे कितना उसका टेम्परेचर आना चाहिए, कितना टेम्परेचर होगा, तो आप इस फार्मूला से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर यहाँ से ये हमने नीचे जो मेंशन किया है, एक ओम पे आपका इतना है 2.59, तो अगर आपसे बोल दे कि 115 ओम है तो 115 ओम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो 115 माइनस 100 करना है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम होता है, यानी कि इनिशियली जो
रेजिस्टेंस जो होता है आरटीडी का 0 डिग्री पे वो 100 ओम रहता है पहले से ही, तो आपको उसको माइनस कर लेना है और माइनस करने के बाद तब उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी उसमें आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.59 से। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं या फिर ये वैल्यू जो है 0.385 इससे आप भाग दे सकते हैं या फिर इससे डिवाइड करके भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ सिंपली ये फार्मूला यूज करें आरटी, यानी कि आपसे बोला गया कि 115 ओम आ रहा है तो 115 ओम आरटी हो गया यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है उस पर कितना रेजिस्टेंस है, तो आरटी यहाँ पे 115 डालना है माइनस R0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 डालेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे अल्फा R0 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे R0 जो है यहाँ पे नहीं 100 आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वही आएगा, आपका 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.385 आ जाएगा और आपसे आप उसमें भाग देंगे तो 115 माइनस 100 करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 में आप 0.385 से भाग देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आपको सिंपली जब आपको निकालना हो तो अगर कितना हो टेम्परेचर आ रहा है, मान लीजिए 115 के बाद अगर आपको 120 आ रहा है तो 120 में से 100 माइनस करेंगे बचा 20, तो 20 ओम जो आ रहा है उस 20 ओम में आपको 0.385 से भाग दे देना है, या फिर आपको क्या करना है कि 120 में से 100 घटाएंगे 20 ओम जो बचा उस 20 में 2.59 से आपको गुणा कर लेना है। दोनों फार्मूला दोनों मेथड आप यूज करके सिंपली आप निकाल सकते हैं, या फिर ये स्टैंडर्ड जो आपको फार्मूला होता है वो ये होता है, आपको याद कर लेना है फार्मूला। अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप ये फार्मूला बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल में टेम्परेचर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए बेसिक जो फार्मूला होता है थर्मोकपल के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है E=AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला होता है, इसका बेसिक फार्मूला थर्मोकपल के लिए। फिर इस EMF से टेम्परेचर निकालने के लिए इनवर्स फार्मूला या फिर लुकअप टेबल जो स्टैंडर्ड चार्ट होता है उसका यूज किया जाता है। ये होता है EMF कैलकुलेट करने के लिए, EMF यानी कि जो वोल्टेज जनरेट होता है थर्मोकपल के द्वारा उसको कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। और जब हम EMF यानी मिली वोल्ट निकाल लेते हैं तो मिली वोल्ट के बाद जो इसका स्टैंडर्ड चार्ट होता है थर्मोकपल का उससे उसका टेम्परेचर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो स्टैंडर्ड जो हमारे के टाइप के जो थर्मोकपल होते हैं तो के टाइप के थर्मोकपल के लिए 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। तो इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वो वही 1 मिली वोल्ट आ रहा है तो 1 मिली वोल्ट का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप मिली वोल्ट चेक करके मल्टीमीटर से आप उसके बाद उसमें जो जितना भी मिली वोल्ट आ रहा है उसमें 25 से गुणा करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि के टाइप का एक थर्मोकपल है, अगर थर्मोकपल 2.039 मिली वोल्ट देता है तो NIST टेबल के अनुसार यह लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर थर्मोकपल 2.039 अगर मिली वोल्ट दे रहा है तो ये स्टैंडर्ड एक होता है, इस स्टैंडर्ड टेबल के अनुसार यह लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे 2.2 मिली वोल्ट पे अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो 1 मिली वोल्ट पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके हिसाब से आप कितना भी मिली वोल्ट आ रहा है तो आप मल्टीमीटर से मिली वोल्ट मेजर करके उसके बाद आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। उसके बाद यहाँ पे और भी इसके कई सारे फार्मूला दिए हुए हैं जिससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे फार्मूला दिया हुआ है टेम्परेचर कैलकुलेट करने का है कि T यानी डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना हो तो ये फार्मूला है कि E ब्रैकेट में माइक्रो वोल्ट डिवाइडेड बाई 41। तो ये इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कि अगर माइक्रो वोल्ट में अगर वैल्यू नापते हैं अगर उसका आउटपुट तो माइक्रो वोल्ट से निकालना है टेम्परेचर तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको मिली वोल्ट से निकालना है तो मिली वोल्ट से निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिंपल थंब रूल ये है जैसे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है वो 41 माइक्रो वोल्ट या फिर 0.01 मिली वोल्ट। देखिए एक अगर
के टाइप का अगर आपका थर्मोकपल जो है तो उसका जो एवरेज सीवेक कोफिशिएंट जो होता है, एवरेज सीवेक कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर के साथ साथ में जो मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज यानी सीवेक कोफिशिएंट उसको बोलते हैं। तो जो के टाइप का जो थर्मोकपल होता है उसका एवरेज सीवेक कोफिशिएंट जो होता है वो मिली वोल्ट में 0.041 मिली वोल्ट होता है, या फिर माइक्रो वोल्ट में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो पर डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 41 माइक्रो वोल्ट होता है। तो अगर आपके पास वोल्टेज है तो उस वोल्टेज से आपको अगर टेम्परेचर निकालना है तो ये वाले फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने मिली वोल्ट कैलकुलेट किया है तो फार्मूला ये होता है सिंपली कि T यानी कि T टेम्परेचर इज इक्वल टू E और ब्रैकेट में मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.041। ये आपका जो है 0.041 आपका सीवेक कोफिशिएंट है मिली वोल्ट में। तो ये मिली वोल्ट हो गया। तो इस फार्मूला से आप निकालेंगे तो यहाँ आपका आउटपुट जो आ जाएगा वो 4.1 मिली वोल्ट आएगा। 4.1 मिली वोल्ट बोलना है। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है, अब आपका एग्जांपल में अगर आउटपुट आपको मिल रहा है थर्मोकपल का 4.1 मिली वोल्ट, तो 4.1 मिली वोल्ट से अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो अगर इस फार्मूले में फिल करते हैं तो T इज इक्वल टू 4.1 यानी कि 4.1 मिली वोल्ट आपका आ रहा है। ये E जो है यानी मिली वोल्ट में अगर हम रख रहे हैं तो 4.1 मिली वोल्ट हम रखे ऊपर और नीचे डिवाइडेड बाय 0.041। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 4 मिली वोल्ट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो 1 मिली वोल्ट पे लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको माइक्रो वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो आपको माइक्रो वोल्ट से ये वाला आपको दोनों में से कोई एक फार्मूला आपको यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन क्यों होता है। तो देखिए क्योंकि रिफरेंस जंक्शन हर बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता है। देखिए हालांकि होता क्या है कि जो रिफरेंस जंक्शन है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि हर बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता है। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट में कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन सेंसर लगा होता है जो कि रिफरेंस जंक्शन का जो अगर कुछ टेम्परेचर है तो उसको कंपनसेट कर दे। तो जो CJC सेंसर यानी कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन जो सेंसर जो होता है वो रिफरेंस जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है और फाइनल आउटपुट को सही करता है। जैसे कि फाइनल टेम्परेचर जो कैलकुलेट होगा तो उससे होगा कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर माइनस कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर, तो इस हिसाब से निकाला जाता है। जैसे कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन इसलिए जरूरी है कि जब हम थर्मोकपल का जो हम टेम्परेचर उसे कैलकुलेट किया जाता है तो थर्मोकपल में 2 जंक्शन होता है, एक होता है हॉट जंक्शन, एक होता है कोल्ड जंक्शन। तो कोल्ड जंक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि वैल्यू एरर आता है। तो एरर आएगा तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कोल्ड जंक्शन सेंसर लगाया जाता है, टेम्परेचर सेंसर, जो कि कोल्ड जंक्शन जो होता है उसका टेम्परेचर मेजर करते रहता है, यानी कि जो रेफरेंस जंक्शन है उसका भी टेम्परेचर नापता है और फाइनल जो आउटपुट आता है तो उसमें क्या करता है उसको उतना कम कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है थर्मोवेल क्या होता है। तो देखिए थर्मोवेल एक प्रोटेक्टिव ट्यूब होती है। आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि जहाँ थर्मोकपल या फिर आरटीडी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में एक मेटल का यानी कि स्टील का एक पाइप के जैसा उसके साथ में लगाया जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं थर्मोवेल। तो थर्मोवेल एक प्रोटेक्टिव ट्यूब होती है जो किसी थर्मोकपल या फिर आरटीडी को प्रोसेस फ्लूइड जैसे कि पानी, तेल, भाप, गैस इत्यादि से बचाने के लिए लगाया जाता है कि डायरेक्ट जो हमारा थर्मोकपल या फिर आरटीडी जो सेंसर होता है वो डायरेक्ट प्रोसेस फ्लूइड के संपर्क में ना आए जिससे उसको कुछ नुकसान हो। तो उससे बचाने के लिए हम एक थर्मोवेल का यूज करते हैं। थर्मोवेल एक प्रोटेक्टिव ट्यूब होता है, स्टील का ज्यादातर होता है। तो उसको पहले स्टील को पहले थर्मोवेल को डायरेक्ट लगाया जाता है प्रोसेस फ्लूइड के साथ में, फिर उस थर्मोवेल के अंदर में हम सेंसर को इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए जो थर्मोवेल होता है उसे एक पाइपलाइन या फिर टैंक में लगाया जाता है ताकि सेंसर डायरेक्ट फ्लूइड के संपर्क में न आए। तो इसका यहाँ पे कारण है कि सेंसर को मैकेनिकल डैमेज से बचाना,
इस वजह से कोरेजन में सुरक्षा, उसके बाद मेंटेनेंस में सुविधा होता है कि हम आसानी से उसमें से निकाल लेते हैं, और लीकेज रोकना, ये वजह होता है 4 जिसके वजह से हम थर्मोवेल का यूज करते हैं आरटीडी या फिर थर्मोकपल के साथ में। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल या फिर आरटीडी में सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये भी आपने सुना होगा कि अगर आप इंडस्ट्री में अगर या फिर कई जगह पे इंटरव्यू दिया होगा तो आपसे देखा होगा कि सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स होता है आरटीडी और थर्मोकपल में। तो देखिए, थर्मोकपल या आरटीडी में सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये शब्द बताते हैं कि सेंसर के अंदर कितने मेजरिंग एलिमेंट यानी कि जंक्शन या फिर आरटीडी वायर का सेट लगा हुआ है। तो जैसे सिंप्लेक्स का मतलब अगर हम समझेंगे तो सिंप्लेक्स का मतलब होगा कि इसमें सिर्फ एक मेजरिंग एलिमेंट होता है, यानी एक थर्मोकपल या फिर एक ही आरटीडी लगा होता है उसके अंदर। उदाहरण के तौर पर मानेंगे कि एक थर्मोकपल जंक्शन 1 पेयर ऑफ वायर या फिर एक आरटीडी एलिमेंट यानी कि पीटी100, तो इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स सेंसर। अब होता है दूसरा एक डुप्लेक्स सेंसर। तो डुप्लेक्स सेंसर में क्या होता है कि एक ही आरटीडी या फिर एक ही थर्मोकपल के अंदर में 2 सेंसिंग एलिमेंट लगे होते हैं या फिर 2 मेजरिंग एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर 2 थर्मोकपल या फिर 2 आरटीडी सेंसर को एक ही सेट यानी एक ही कवर ट्यूब के अंदर होते हैं, यानी कि एक ही जो आरटीडी का जो कवर ट्यूब होता है उसी के अंदर 2-2 आरटीडी के सेंसर लगे होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डुप्लेक्स सेंसर। यानी कि उदाहरण में हम देखेंगे कि तो क्या होगा कि के टाइप का अगर एक हमारा थर्मोकपल है डुप्लेक्स टाइप का, तो उसके अंदर 2 के टाइप के थर्मोकपल एक ही प्रोब में लगाए गए रहते हैं, और अगर आरटीडी है तो उसमें 2 पीटी100 जो आरटीडी होगा वो एक ही स्टेम में यानी एक ही ट्यूब में लगाया गया रहता है। तो अब इसका यूज क्या होता है कि जब एक सेंसर मेन कंट्रोल सिस्टम के लिए और दूसरा बैकअप या फिर इंडिकेशन के लिए चाहिए हो, तो या फिर 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह से सिग्नल भेजना हो, तो इस केस में हम इस तरीके से डुप्लेक्स सेंसर का यूज करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे जो आरटीडी और थर्मोकपल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उसको हमने इसमें कवर किया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसको आंसर हमने जो बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके।